मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। अब देखो, कुछ व्यवहारिक चीज़ें भी जानना जरूरी है। जैसे आपने पुरुष में जो है टेस्टिस से क्या उत्पादन होता है? शुक्राणु, स्पर्म, ठीक है। उसे वैसे अध्यात्म की भाषा में वीर्य कहा गया है, ठीक है। और जो वीर शब्द है जो हिंदुस्तान में आया वो उसी वीर्य से आया है, उसी वीर्य की ही देन है जो वीर शब्द कहा गया है। टेस्टिस उत्पादन करता है और इसके उत्पादन में देखो, विज्ञान पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उस चीज़ को जो है जो बच्चे होते हैं, मैंने बताया कि ये इसका उत्पादन बच्चों में कब से शुरू हो जाता है? जब पवर्टी एज से, पवर्टी एज। और पुरुष का पवर्टी एज कब से शुरू होता है? 13-14 साल की उम्र में। और आजकल तो और जल्दी ही शुरू हो जाता है, 12 साल की उम्र से ही बच्चों में, और महिलाओं में 11 साल से ही शुरू हो जाता है, ठीक। तो जो शुक्राणु है, जो वीर्य है, उसको वीर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। हमारे शरीर में जितना टाइम लगता है रक्त बनने में, उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है वीर्य बनने में। कम से कम जो हम आज खाना खा रहे हैं वो खाना डाइजेस्ट होकर के जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो 30 दिन बाद वीर्य के रूप में जनरेट होता है और बहुत ही कम मात्रा में बनता है। तो इस चीज़ को हम अनायास ही जो है, जानते नहीं बच्चा लोग जो है, तो उसको नष्ट करते हैं। तो क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है, पावर है, ऐसी पावर है जो आपको जो है कहीं से कहीं पहुंचा दे सकती है। जो जितने भी आप, चाहे महात्मा गांधी जी को ले लो, चाहे जितने भी महान पुरुष जो भी हुए हैं, उन्होंने इन पावर को समझा, इन शक्तियों को समझा और इनको संचित किया। देखो, संचित ऐसे रोक कर रखोगे तो वो नष्ट होगा। बच्चे सब जानते हैं कि नाइट फॉल के माध्यम से वो स्खलित हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एनर्जी में। क्योंकि वो वीर्य ऐसी शक्ति, ऐसी पावर है कि अगर वो इसको एनर्जी में कन्वर्ट हमने कर लिया तो फिर हम कैसा भी कार्य कर सकते हैं। कोई भी जीवन में, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है उसके लिए। अगर वीर्य को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया तो कोई भी असंभव है ही नहीं इस पृथ्वी पर जिसको आप कर ना सको। वो कैसे करना है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड मैंने पढ़ाया था ना विज्ञान में, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाया था। तो जो स्पाइनल कॉर्ड जो लास्ट में खत्म होता है, वहाँ शुरू होता है मूलाधार। वहाँ पर कौन सा चक्र है? मूलाधार। तो मूलाधार चक्र जो है हमारा वहीं पर है जहाँ पर वीर्य का संचयन होता है, उसी के पीछे है मूलाधार। तो और मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक हमारे जो शरीर में सबसे ऊपर, जैसे कोई इंसान की आप जो है कल्पना करो, ये क्या है? कोई एक इंसान है, ठीक है। इस तरीके से एक पुरुष है, इंसान में भी मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? मूलाधार चक्र है, ठीक। ऐसे ही 7 चक्र हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7वां चक्र। 7वां चक्र जो कि हमारे मस्तिष्क में है, ब्रेन में है, जिसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ज़्यादा विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं सहस्रार चक्र और इसको बोलते हैं मूलाधार। मूल का मतलब क्या होता है? जो किसी का मूल हो, प्रारंभ हो। तो ये जो है यहाँ से क्या होता है, हम एनर्जी को, जो हमारी वीर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम जो है मूलाधार चक्र में प्रवेश करा सकते हैं। और वो एनर्जी मूलाधार चक्र से होते हुए इन 6 चक्र को भेजते हुए कहाँ पहुँच जाएगी? सहस्रार चक्र, हमारे ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक। तो हम कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो उसको करना कैसे है? इसीलिए कहा जाता है योगा प्राणायाम करके जो है योगी लोग बताते हैं मूल बंद किया जाता है इसको जो है मूल बंद करके, और जो वीर्य है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके और ब्रेन तक भेजा जाता है। तो सिंपल हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से कि योगा वगैरह करके जो है कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक एनर्जी है जो आपको, इसका हमको अपवर्ड फ्लो करना है। कहाँ पर? अपवर्ड फ्लो कराना है। डाउनवर्ड फ्लो तो आसानी से हो जाता है, डाउनवर्ड फ्लो आसानी से हो जाता है बिना किसी उसके, जो है रात में सो रहे हो तो ही निकल जाएगा। नहीं तो इसका अपवर्ड फ्लो कराना है एनर्जी को, तो उसको अपवर्ड फ्लो कराने के लिए हमको योगा और प्राणायाम की आवश्यकता होती है, जो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ले जाता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें थी, क्योंकि बच्चे लोग ना समझ होते हैं और वो गलत हरकतों में जा करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। जो एनर्जी ब्लड से भी ज़्यादा कीमती होती है हमारे शरीर की, जो बहुत कम मात्रा में उत्पादित होती है,
महीने भर लग जाते हैं, खाना को खाने के बाद महीने भर का टाइम लगता है उसको बनने में। फिर उसे अगर हमने जो है सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया उस ऊर्जा को, खास करके वैवाहिक जीवन से पहले, तो फिर इसीलिए पुरुष क्यों जो है शक्तिशाली होता है। महिलाओं का तो जो अंडाणु है वो तो हर महीने नष्ट होता है, निकल जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ पर, तो वो तो हर महीने निकल जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन पुरुष का जो वीर्य है उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करके सहस्रार चक्र तक पहुँचा सकते हैं। ठीक, तो उसे आप समझो, इसको थोड़ा सा सर्च करो नेट वगैरह में, किस तरीके से इसके जो है कौन कौन से प्राणायाम हैं, उन प्राणायाम की सहायता से। वैसे तो मेन जो 5 प्राणायाम हैं जो बाबा रामदेव जी बताते हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और जो है ये आप करके इस युवा अवस्था में ये सारे करके आप जो है प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक, तो आज हमारा जो जीव विज्ञान में जो टॉपिक है वो है 2-3 बातें हम पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ेंगे हम लोग मासिक चक्र के बारे में, ठीक है, जिसको मासिक चक्र या मासिक धर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रजो धर्म भी बोलते हैं इसको, कई नाम है, ठीक है, और अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल मतलब चक्र होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट फॉर्म में MC बोलते हैं। ठीक है, देखो खोल कर बात करेंगे, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है चीज़ें हैं जो प्रकृति की दी हुई हैं, ठीक है, प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं। तो अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है, चक्र का मतलब होता है पूरा एक साइकिल, एक चक्र, एक जो है पूरा साइकिल होता है 28 दिन का लगभग होता है। मासिक चक्र का साइकिल कितने दिन का होता है? लगभग 28 दिन का। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 1 तारीख से शुरू करते हैं। मान लेते हैं किसी महिला को 1 तारीख से जो है गंदा खून निकलना शुरू हुआ, कब से? 1 तारीख से। ठीक, तो 1 तारीख से लेकर के लगभग 4-5 दिन का समय होता है। जैसे मान लेते हैं 1 तारीख है, फिर इसके बाद 2 तारीख आएगी, फिर 3 तारीख आएगी, फिर 4 तारीख आएगी, 5 तारीख आएगी। तो 4-5 मोस्टली 3-4 तारीख समय, 3-4 दिनों में, तारीख नहीं दिन समझो, 3-4 दिनों में जो है वो निकलता रहता है ब्लड। जो अभी क्यों निकलता है वो सब अभी चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में जो है 6-7 दिन, लगभग 8 दिन तक, 2-3 दिन, मतलब पूरा मतलब इनर जो भाग है वो साफ होने में लगता है उसको। ठीक, तो ये समय होता है जिसको बोलते हैं आप जो है MC का पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल का पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल का पीरियड बोलते हैं। और इसके बाद में 90 दिन से अगर माने तो 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, 15वां दिन, 16वां दिन, 17वां दिन, लगभग 18वां, 19वां दिन, ये जो दिन होता है, ये समय होता है, ये लगभग 8-10 दिन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 दिन तक लगभग ये फर्टाइल एज होता है। ये कैसा समय होता है? फर्टाइल। इस समय जो है ओम जो बनता है, अगर वो जो है स्पर्म के मतलब जायगोट बन जाए, दोनों का फ्यूजन हो जाए, शुक्राणु का और ओम का, तो फिर जायगोट बन सकता है। इस समय ये फर्टिलिटी एज होती है। इस समय क्या होता है? निषेचन की क्रिया संभव है इस समय। ठीक है, और इसके बाद का जो समय होता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे पहले की जो, उसको पहले का लगभग 1 सप्ताह का समय जो होता है, मान लेते हैं 21वां दिन, 22वां दिन, ठीक है, 23वां दिन, 24वां दिन, 25वां दिन, 26वां दिन, 27वां दिन और लगभग 28वां दिन। तो इस तरीके से ये लगभग 7-8 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन का जो समय होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उससे पहले का जो 7-8 दिन समय होता है, ये इनफर्टाइल होता है। इसमें जो है वो अभी परिपक्व नहीं होता है। तो इसमें जो है अगर स्पर्म जाता भी है तो जायगोट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है, ये पूरा चक्र होता है, 1 महीने का लगभग 28 दिन का चक्र होता है। तो इसमें जो है अगर पहला दिन से अगर किसी बच्ची को, किसी महिला को अगर MC शुरू हुआ है, तो पहले दिन से लगभग 7वें-8वें दिन तक जो है वो मतलब ब्लीडिंग होगा। उसके बाद में साफ होगा, फिर उसके बाद में 10-12 दिन का समय जो होगा वो क्या होगा? फर्टाइल होगा। इस समय जायगोट बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद में जो हफ्ते भर का दिन होगा वो जो है क्या होगा? इसमें फर्टिलिटी नहीं होगी, यानी कि इसमें जो है फ्यूजन नहीं होगा, इसमें जायगोट बनने की संभावना, युग्मनज बनने की संभावना इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए इसको चक्र बोलते हैं, एक पूरा साइकिल होता है। ठीक, इसमें 4 दिन कम ज़्यादा हो सकता है, 28 से 32 हो सकता है, 28 से 24 हो सकता है, लेकिन जिनका परफेक्ट होता है तो वो बिल्कुल जो है सही होता है, इस तरीके से पूरा वो माना जाता है। ठीक है, तो ये शुरुआत कैसे होता है? पबर्टी एज से शुरू हो जाता है। बच्चे जब महिला जो है 11-12 साल की उम्र से होती है, आजकल तो मतलब जल्दी शुरू हो जाता है, 11-12 साल की उम्र में पबर्टी एज में ये शुरू हो जाता है। तो शुरू होने को कहते हैं
मीनार्की शुरू होने को क्या बोलते हैं? मीनार्की। अब ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। जब पॉवर्टी एज में महिला में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, मीनार्की बोलते हैं इसको। ठीक, और ये शुरू होता है, मान लेते हैं 11-12 साल की एज में शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद में ये चलता कब तक है? लगभग 45 से 50-55 की समय तक, 50-55 तक जो है, बहुत लोगों का जो है 55 तक नहीं तो 50-45 के बीच में ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चलता है इसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और जब बंद होता है तो मीनोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। पॉज मतलब बंद करना, पॉज मतलब विराम हो जाना, बंद हो जाना। तो जो बंद होता है तो इसको क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। तो ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना है। मीनार्की शुरुआत होने का, जो एज क्या है? पॉवर्टी एज है 11 से 12 साल की उम्र का, और जो चलता है चक्र चलता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म, मासिक चक्र। ठीक है, और जब बंद होता है तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। विराम लग गया तो इसको बोलते हैं मीनोपॉज। तो ये जो है मासिक चक्र की पूरी क्या थी? प्रक्रिया। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात थी। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे आगे जुड़वा बच्चों की। किसकी? जुड़वा बच्चों की, कि किस तरीके से जुड़वा बच्चे जो है जन्म लेते हैं। ठीक, ठीक है, ट्विन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। क्या बोलते हैं? ट्विंस। ट्विंस बच्चे, ट्विन बेबी पैदा होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोग जो है पूरा सिस्टम बनाएंगे और नारी प्रजनन तंत्र को उससे समझेंगे। ठीक, ये सब मैंने अंग तो बता ही दिए थे। ये क्या है? ओवरी है। ये है ओवरी, जहाँ से अंडे बनते हैं, इसमें से ओम बनते हैं। ठीक है, ओम से ओम जो है ओवरी से निकल करके बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ये तो बता ही दिए थे। अंडोत्सर्ग बोलते हैं ना, अंडे का बाहर निकलना और आकर के कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? FT लिख देता हूँ, या ओविडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जो है स्पर्म महिला के अंदर प्रवेश करता है कभी कभी, तो ये जो है जुड़वा सामान्य तो ये है कि हाँ अल्टरनेट 1 महीना जो है अगला पहला ओवरी, फिर दूसरे महीने दूसरे ओवरी से अंडे का उत्पादन होता है। माने पूरे साल में 1 ओवरी 6 महीने अंडे का उत्पादन करती है। ठीक है, लेकिन होता कभी कभी ये है कि जो है 1 ओवरी से 2 अंडे निकल आए। क्या हो गए? 2 अंडे निकल आए। 1 ओवरी से कभी कभी 2 अंडे निकल आते हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा, इसलिए आपने जुड़वा बच्चों को बहुत कम देखा होगा। 2 अंडे निकल आते हैं और जो स्पर्म है ये जा करके यहाँ पर फ्यूजन करता है और इससे क्या बन जाता है? दोनों जायगोट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जायगोट बन जाते हैं। ठीक है, दोनों जो है ओम को फर्टिलाइज कर देता है स्पर्म जा करके। अब एक ही अंडे तो एक ही माँ के हैं, 2 अलग अलग। ठीक है, और स्पर्म मतलब ये 2 हो गए और स्पर्म एक ही है। स्पर्म एक ही है। तो इस प्रकार के जो जुड़वा बच्चे बनते हैं वो हूबहू एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। एक जैसे ही उनका चेहरा होगा, एक जैसा ही कलर होगा। अगर जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं, बेबी गर्ल है तो दोनों बेबी होंगी, अगर दोनों बॉयज़ हैं तो दोनों बॉयज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों ये कैसे पैदा होते हैं कि जब अंडा जो है मतलब 2 हो और स्पर्म सिंगल हो, तो उससे जो है जो फ्यूजन होता है उससे जो बच्चे बनते हैं बिल्कुल 2 कॉपी एक जैसे। और इसी को फिल्म में दिखाते हैं, एक को मार रहे हैं तो दूसरा जो है चोट खा रहा है। चेहरा मेरा अलग हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्पर्म एक ही है, स्पर्म एक ही है यहाँ पर, तो इसलिए ये 100% एक ही होंगे, लिंग भी नहीं बदलेगा। अगर बॉयज़ गर्ल्स इसमें होंगे नहीं, अभी आगे बताता हूँ, इसमें नहीं होंगे, इस वाली प्रक्रिया में नहीं होंगे। अगर बॉयज़ गर्ल्स हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया नहीं, इस प्रक्रिया को कहते हैं मोनोजाइगोट, मोनोजाइगोटिक प्रक्रिया बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक, जाइगोटिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। सिंगल क्या है? स्पर्म है। सिंगल क्या है? स्पर्म है। तो मोनोजाइगोटिक बोलते हैं इसलिए कि समरूपी बोलते हैं। इनमें समानता होती है, किसमें? लिंग में समानता होगी, रंग में समानता होगी, बहुत तो आवाज़ तक भी बदल वो हो जाती है। जैसे मैंने बताया था, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो 2 भाई पढ़ते थे जो इसी तरीके से थे। कैसे थे? मोनोजाइगोटिक थे। कैसे थे? जो है मोनोजाइगोटिक थे। तो मोनोजाइगोटिक होने के कारण
दूसरा वाला इकोनॉमिक्स से पढ़ता था और हमारे साथ वाला जो है भूगोल में पढ़ता था। तो कभी कभी इकोनॉमिक्स वाला भेटा जाता था तो उसके पीछे से जाके हाथ रख देते थे कि नवीन क्या हाल है। कौन नवीन? हमने कहा अच्छा दूसरे वाले हो, चलो हटो कोई बात नहीं। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि सेम जो है मतलब रंग कलर और सारा सब सेम होता है, तो इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटी। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, अब ये देखो यहाँ से फिर ये भाई ये पूरी प्रक्रिया मैंने बता ही दी थी। यहाँ से फ्यूजन हो करके जाइगोट बन करके फिर जो है कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में। ठीक है। और यहाँ पर उसका पालन पोषण होता है, 9 महीने तक रहता है यूट्रेस में। ये सारी प्रक्रिया तो मैंने बता दी थी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे बनते हैं तो इसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। तो ये पहला हो गया मोनो। इसके तीन जो है प्रोसेस हो सकते हैं, 3 तरीके के जो है जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। दूसरा केस कैसे बनेगा, जब यहाँ पर अंडा तो एक ही निकला, अंडा एक ही निकला, लेकिन इस अंडे में क्या होता है कि एक ही अंडा निषेचित हो करके फिर वो जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान उसमें क्या हो जाता है कि 2 अलग अलग सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेपरेट पूरी तरीके से नहीं हो पाते हैं, जुड़े रह जाते हैं। पूरी तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, वो जुड़े रह जाते हैं। तो जब जुड़े रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जुड़े हुए कोशिका यहाँ पर आकर के चिपक जाते हैं इस तरीके से। ये जैसे एक ही अंडा निकला, यहाँ से एक अंडा निकला और इसको जो है इसने फर्टिलाइज कर दिया स्पर्म ने। फिर ये कोशिका विभाजन के दौरान ये 2 भागों में टूटने का प्रयास करती है, 2 भागों में टूटने का प्रयास करती है और ये टूट नहीं पाती है पूरी तरीके से और आ करके जो है ओवरी के दीवार से चिपक जाती है और यहाँ से चिपक करके बढ़ने लगती है। तो दोनों जुड़े हुए जो है भ्रूण बन जाते हैं। दोनों बच्चों के भ्रूण क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो जब जुड़े हुए रहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब जन्म लेते हैं तो वो अलग नहीं होते हैं, एक ही में जुड़े रहते हैं। कभी कभी जो है खाली सर बाहर निकला है, नीचे का पूरा हिस्सा एक है। ठीक है। एक ही पैर हैं और जो है हाथ 4 हो गए और सर जो है 2 हो गए। इधर से देखते होंगे, बहुत कम ऐसे रेयर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसमें अलग नहीं हो पाते हैं भ्रूण, एक ही में जुड़े रह जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सियामीज। इसको क्या बोलते हैं, सियामीज। सियामीज मतलब संयुक्त, ये जुड़े रहते हैं आप, संयुक्त, तो इसे सियामीज बोलते हैं। ठीक। तो ये और तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि इसमें मतलब या तो एक अंडा जो है इधर से आ जाए और एक अंडा बाई दी वे ये भी ओवरी उत्पादित कर दे, ये वाली ओवरी भी अंडा उत्पादित कर दो, यहाँ से भी आ जाए। और स्पर्म तो सारे जाते हैं, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा और जहाँ भी उसको अंडा मिलेगा उसे क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। अब यहाँ पर 2 स्पर्म हो गए और 2 क्या हो गए, अंडे हो गए। वो हाँ 2 स्पर्म और 2 अंडे हो गए। तो दोनों के निषेचन की क्रिया होगी और दोनों जाइगोट बन जाएंगे। तो उनमें समानता नहीं होगी, उनमें समानता नहीं होगी। तो ऐसे जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनमें जो है लिंग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि अलग हो सकता है। ठीक है। यानी एक बेबी गर्ल हो सकता है, एक बॉय जो है बच्चा हो सकता है, एक बच्ची हो सकती है। और उनके रूप रंग में भी अंतर हो सकता है, एक गोरा हो सकता है, एक काला हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं जो जिनमें समानता नहीं होती, इसको डाई जाइगोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई जाइगोटिक। ठीक है। तो इसको डाई जाइगोटिक, डाई मतलब 2 होता है, डाई मतलब 2 और 2 क्या 2 जो है स्पर्म, 2 स्पर्म 2 जो है ओवम, 2 अलग अलग ओवम और 2 अलग अलग स्पर्म। तो इसमें जो बच्चे होते हैं जुड़वा वो उनमें समानता नहीं होती है, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, मतलब गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो है 2 स्पर्म 2 ओवम इधर से निकल आए, 2 ओवम इधर से निकल आए और भाई स्पर्म तो तमाम जाते ही हैं तो वो सारों को फर्टिलाइज कर देंगे। तो ऐसे 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 5 बच्चे हो जाते हैं। ठीक है। 8-9 तक तो हुए हैं अभी तक पूरे दुनिया में। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक। और या हो सकता है, ये तो इस स्थिति में हो सकता है, या एक ही तरीके से एक ही तरफ के ओवम से ओवरी से एक ही ओवरी से 2 अंडे आ जाएं और 2 अलग अलग स्पर्म जा करके उसको क्या कर दें, जो है निषेचित कर दें। तो 2 अलग अलग स्पर्म भी जाएंगे और 2 अलग अलग अंडे होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी जो बच्चे होंगे वो किस कैटेगरी में रखेंगे, डाइजाइगोटिक में, वो डाइजाइगोटिक होंगे। तो उनमें भी जो है समानता नहीं देखने को मिलती है। तो ये 3 परिस्थितियाँ बनती हैं जुड़वा बच्चे पैदा होने के। ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ थी जिनके कारण जो है जुड़वा बच्चे बनते हैं, पैदा होते हैं।
पैदा होते हैं, बचने की कम संभावना बता रहा है, उसमें क्या बचने की संभावना कम है भाई। आजकल तो ऑपरेशन जो है सुविधा है। मुमताज़ महल की पत्नी जो है 16-16 बच्चों को जन्म दे करके जो है चली गई, और वो जुड़वा भी पैदा किए होंगे, और उसी की याद में जो है बना दिया क्या, ताजमहल बना दिया। और एक चीज़ देखो, आजकल महिलाओं में चलन क्या है कि एक ही बार में जो है फ्री हो जाएं, तो जुड़वा बच्चों, बहुत लोग चाहते हैं कि जुड़वा बच्चे हो जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए रतालू की सब्ज़ी, रतालू खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इलाज ही बता रहा हूँ। रतालू की सब्ज़ी, अगर आप सब्ज़ी खाते हैं रतालू की, या जो है रतालू को सलाद के रूप में किसी तरीके से मतलब खाना चाहिए, तो रतालू हमारा स्टिमुलेशन का काम करता है। जो ओम है उसको ज़्यादा मतलब प्रेरित करता है, ओम को प्रेरित करता है, तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो रतालू अगर आप यूज़ कर रहे हो फर्टाइल एज में, जो फर्टिलिटी का उम्र जो मैंने मासिक चक्र के समय बताया है, अगर आप 18-19 दिन जो है रतालू का भरपूर प्रयोग करते हो सुबह शाम, तो जो है 99% संभावना है ट्विन बेबी होने का, ठीक है। ये प्रूव किया हुआ एक डॉक्टर का बताया हुआ नुस्खा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैंने जो है डॉक्टर का एक नुस्खा है उसका प्रयोग किया हुआ है। रतालू में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्टिमुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने जुड़वा बच्चों की देखी। अब एक और टॉपिक रह गया है, थोड़ा सा उसको भी समझ लो कि किन्नर का जन्म कैसे होता है, किन्नर कैसे जन्म लेता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर ये कैसे जन्म लेता है, बहुत भाई शादी ब्याह में आ जाता है ना इस तरीके से। फिर जो है तमाम जहन में, दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि ये कहाँ से आ गई भाई, तो इनके पीछे जन्म लेने के पीछे क्या कारण है, तो वो भी जानना जरूरी है ना। तो ये उनकी कमी नहीं है, ये ईश्वरीय देन है, क्या कर सकते हो। वो भी उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए, नहीं तो पहले उनको गलत निगाह से देखा जाता था। अब तो राजनीति में भी पहुंच रहे हैं ऐसे लोग, जो है लीडर बन रहे हैं, ऐसे लोग जो है अखाड़े में पहुंच रहे हैं, धार्मिक अखाड़े में, ठीक है, महंत बन रहे हैं, धार्मिक गुरु बन रहे हैं। भाई वो भी तो हमारे जैसे ही ब्रेन है, उनके पास सब कुछ है, बस खाली सेक्स हार्मोन पूरी तरीके से नहीं डेवलप हो पाता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। देखो हमने जब वो पढ़ रहे थे, सेल पढ़ रहे थे, तो हमने सेल की प्रक्रिया इस तरीके से बताई थी। सेल में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस में क्या भरे होते हैं, क्रोमोसोम भरे होते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, और कितने ये जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़े में, इस तरीके से जोड़े में ऐसे होते हैं, इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं जोड़े में, है। तो ये कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो 22 जोड़े जो होते हैं वो समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। जो 23वां जोड़ा होता है, इस तरीके से जोड़े होते हैं, मतलब ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और जो 22 तक जो जोड़े होते हैं वो तो एक जैसे होते हैं, ठीक है। और जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो अलग अलग होता है, पुरुष में अलग और महिला में अलग स्थिति होती है। जो महिला की स्थिति बनती है उसमें जो 23वां जोड़ा होता है वो XX होता है, वो क्या होता है, XX। और जो पुरुष होता है उसमें X और Y होता है, उसमें क्या होता है, X और Y होता है। ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, गुणसूत्र है। XX क्रोमोसोम महिला में 23वां जोड़ा होता है, और पुरुष में XY 23वां जोड़ा होता है, ठीक है। तो यही लिंग निर्धारण का काम करते हैं, यही क्या करते हैं, लिंग निर्धारण का काम करते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय जो है, जो जायगोट बनता है, उस जायगोट में तीसरे महीने में पता चल जाता है कि जो है बेबी है, बेबी गर्ल है या बॉय है, वो तीसरे महीने में पता चल जाता है। तो वो इसी क्रोमोसोम से जाता है, किससे जाता है, 23वें क्रोमोसोम, 23वें जोड़े से जाता है। सामान्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो 23वें जोड़े से होता है, 23वें जोड़े से। और उसमें भूमिका किसकी होती है, पुरुष की भूमिका होती है कि कौन सी लिंग को निर्धारित करेगा। अब देखो, जो गाँव में पढ़े जानकार नहीं होते हैं, वो कहेंगे तो बच्चे पैदा कर रही है माँ, जो है बच्ची मतलब लड़की पैदा कर रही है, तो ले जाएंगे ओझा के पास, तंत्र के पास, और सास मारेगी, जो है दागेगी बहू को, करे मतलब। लेकिन अपने बेटे को नहीं कह रही कि बेटा इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बेटा ही निर्धारित कर रहा है, उसके ही स्पर्म से निर्धारित हो रहा है। स्पर्म जो है उसमें जो 23वां जोड़ा होता है स्पर्म में पुरुष के, वो कैसा होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि देखो कैसे, मतलब सामान्य जो नॉर्मल स्थिति होती है मोस्टली, उसमें क्या होता है, इस जो है प्रकृति ने बना दिया है व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कि देखो इधर मैंने पुरुष बना दिया,
पुरुष के पास क्या है, XY है, ठीक। और इधर मैंने महिला बना दिया, महिला के पास में क्रोमोसोम क्या है, XX, ठीक। अगर जैसे फ्यूजन हुआ, अब तो एक जीन इसका जाएगा, मान लेते हैं X जीन पुरुष का गया और महिला के X जीन से क्या हो गया, जो है संपर्क कर लिया, तो 2 X बन जाएंगे ना। तो जब दोनों क्रोमोसोम एक जैसे ही हैं तो यहाँ पर गर्ल्स बनेगी, लड़की बनेगी, यहाँ पर क्या बनेगी, लड़की बनेगी, ठीक है। लेकिन पुरुष का जब Y गया और इस X के साथ में जो है फ्यूजन किया महिला के X के साथ में, तो यहाँ पर जो इसका जो क्रोमोसोम बनेगा वो XY बन जाएगा। क्या बन जाएगा, XY। और XY किसका होता है, पुरुष का होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लड़का। यहाँ पर क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। सामान्य ये स्थिति है, सामान्य स्थिति, ये नॉर्मल स्थिति। लेकिन जो किन्नर होते हैं वो उनके लिए जेनेटिक जो है कारण काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है, यही कारण जो इसको जेनेटिकली कारण बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कभी कभी कि जैसे पुरुष का Y क्रोमोसोम गया और महिला के दोनों Y क्रोमोसोम से ये Y हो गया और इधर X हो गया, दोनों X क्रोमोसोम से मिल गया। तो इसमें जो है बच्चा तो लड़का पैदा होगा, बच्चा तो लड़का पैदा होगा और माँ बाप भी इसको समझेंगे ये लड़का ही है, माँ बाप भी इसको समझेंगे उस समय कि लड़का ही है, क्योंकि Y क्रोमोसोम उसके अंदर गया है पुरुष का। तो Y क्रोमोसोम गया है लेकिन उसके अंदर डबल X आ गया, महिला के डबल X उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो उसके अंदर लड़की के गुण भी आ जाएंगे, लड़की के गुण भी आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष दोनों के गुण प्रवेश कर जाएंगे, महिला और पुरुष दोनों के गुण प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो है दोनों प्रकार के अंगों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। ना तो पुरुष का जो अंग है वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाता है, ना ही महिला का। भाई पुरुष है तो उसके जो ब्रेस्ट होंगे, महिला चूँकि महिला के भी गुण आ गए हैं तो सामान्य ब्रेस्ट होते उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, महिला के गुण है इसलिए। और चूँकि पुरुष है तो उसके अंदर जो है गुप्तांग भी पुरुष वाले बन जाएंगे लेकिन अच्छी तरीके से नहीं डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें गलती उस बेचारे की नहीं है जो जन्म लेता है, उसकी गलती नहीं होती। तो ये स्थिति बन जाती है जिसमें जो है अब वैसे ऐसे लोगों को तो मतलब अब अगर अध्यात्म में जाएं तो भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। वो कभी कभी अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई देते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में दिखाई देते हैं अर्धनारीश्वर। तो अगर हम माने तो किन्नर जो है ट्रांसजेंडर क्या है, अर्धनारीश्वर ही तो हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में ही तो हैं, तो पूजनीय है वो हमारे लिए। तो इस तरीके से ये विचित्र जो है स्थिति उत्पन्न होती है। ये जेनेटिकली उसके वजह से जेनेटिक चेंज की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से एक बीमारी कह सकते हो, एक तरीके से डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। तो और इसके अलावा कभी कभी इस मतलब सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी क्या होता है कि आजकल जो है बिना डॉक्टर से सलाह लिए उल्टी सीधी दवाइयाँ खा लेती प्रेग्नेंट महिलाएं। तो उल्टी सीधी दवाएं खाने की वजह से, और दवाएं जो होती हैं जो एलोपैथ की दवाएं होती हैं बहुत उनका जो है साइड इफेक्ट रहता है। तो कभी कभी जो है हाँ जो है जा करके जो उसका लिंग निर्धारण है उसमें भी जो है उसको प्रभावित करती हैं दवाएं भी। तो बिना प्रेगनेंसी के समय में बिना डॉक्टर की सलाह से दवा नहीं लेनी चाहिए। तो ये भी कारण कुछ हो जाता है। और कभी कभी भ्रूण पे चोट लग जाती है किसी कारणवश, ठीक है। गाँव में देखते हो मारपीट होती है, महिला जो है प्रेग्नेंट है, पति देव पटक रहे हैं उठा करके, तो भ्रूण को चोट लग गई तो उसमें भी डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन स्थिति क्या है, वो ये वाली स्थिति है जो मैंने बताया जेनेटिकली। इसको जीन बोलते हैं ना, जो क्रोमोसोम है उसी को मैंने बताया था। क्रोमोसोम को थोड़ा फैलाएंगे तो जा करके वो जीन दिखाई देता है उसमें, और जीन को और फैलाएंगे तो डीएनए आ जाएगा, ठीक है। और वही डीएनए जो है अब इसका उठाकर डीएनए इस बच्चे को उठाकर मैच कराओगे तो पूरी पीढ़ी खानदान निकल जाएगा पीछे का, क्योंकि सबका ट्रांसफ़र होता आ रहा है ना पूरे खानदान का। तो इसीलिए वहीं से निकाला जाता है डीएनए से। तो इस तरीके से ये जो है किन्नर यहाँ पर जन्म लेते हैं, ये परिस्थिति बनती है मोस्टली, ठीक। तो अब इसमें जो जीव विज्ञान में ये वाला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कुछ बीमारी हैं जो दोनों पुरुष और महिला से संबंधित होती हैं। तो उन बीमारी का अध्ययन, एड्स वगैरह है, वो सब अध्ययन हम लोग कल देखेंगे, करेंगे। कई बीमारी हैं जो बचाव भी ज़रूरी है सारी चीज़ों।